हेलो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया था। आज हम पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर 2। इसका नाम है बचपन। बचपन इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। यह एक संस्मरण है। संस्मरण कहते हैं किसी व्यक्ति या विषय आदि को याद बनाकर या स्मृति को आधार बनाकर उसके बारे में कुछ लिखना। तो इसका नाम है बचपन। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है बचपन। तो इसमें लेखिका अपने बचपन की, बालपन की यादों को एक संस्मरण के रूप में लिख रही है, यानी अपने बचपन की या पहले की ज़िंदगी है उसको याद करके उसके बारे में लिखना, या किसी व्यक्ति या विषय आदि की स्मृति को आधार बनाकर उसके संबंध में लिखना ही संस्मरण कहलाता है। तो ये कृष्णा सोबती का एक संस्मरण है। तो इसका नाम है बचपन। तो आज हम इसको पढ़ेंगे, लेसन को पढ़ेंगे। तो इसमें है, लेखिका कह रही है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, यानी बचपन जब मैं छोटी थी उन घटनाओं के बारे में आपको बताऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी। लेखिका कह रही है कि मैं इतनी उम्र में इतनी बड़ी हूँ जितनी अब आप जैसे बच्चे हो तो आपकी दादी की उम्र की भी हो सकती है और नानी की उम्र की भी हो सकती है। लेखिका बड़ी बुआ भी, मौसी भी, बड़ी बुआ भी हो सकती हैं और मौसी इतनी उम्र की वो है। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं, यानी वे बड़ी हैं तो घर के परिवार के लोग उन्हें सभी जीजी कहते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। लेखिका कह रही है कि अब मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ और सयाना यानी अपने आप को समझदार समझने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी यानी 100 वर्षों उसे हम शताब्दी कहते हैं, पैदा हुई थी इसलिए। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, यानी जब लेखिका छोटी थी तब वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। बच्चे भी जब छोटे होते हैं तो उनका मन करता है रंग बिरंगे कपड़े पहनना, तरह तरह के कपड़े पहनना। वैसे ही लेखिका को भी रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद था। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन में कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। अब जो लेखिका है वो बड़ी हो गई है। शुरू में बताया ना, आपकी दादी की उम्र की भी हो सकती है और नानी की। जब उम्र में बड़े हो जाते हैं तो रंग बिरंगे कपड़े पहनने का मन नहीं करता है। तो लेखिका का भी मन नहीं करता है, वह भी सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करती है। अब पहले जब छोटी थी तब रंगीन कपड़े पहनती थी, लेकिन ऐसा मन करता है कि सफ़ेद पहनो। अब लेखिका मन करता है कि वह सफ़ेद कपड़े पहने, गहरे नहीं हल्के रंग के, क्योंकि अब वो उम्र में बड़ी हो चुकी हैं। मैंने पिछले दशकों यानी 10 साल, पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पोशाकें यानी कपड़े। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। यानी लेखिका जब छोटी थी तो फ्रॉक, निक्कर वॉकर ये चीज़ें पहनती थी और अब वो चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब भी याद हैं। लेखिका कह रही है कि बचपन के कुछ फ्रॉक उन्हें अभी भी याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, एक फ़्रॉक उनको याद आ रहा है। जो फ्रॉक कैसा है? नीली और पीली धारी वाला, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल यानी झालर को बोलते हैं, जो फ्रॉक के नीचे लगाई जाती है सलवट डालकर। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेखिका जब छोटी थी तब क्या, जेब में रुमाल रखने का और बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाने का फैशन था, और लेखिका भी लगाती थी। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फरी लगाई हुई थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी कलर की। दूसरा क्या है? ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। आगे पढ़ेंगे हम।
मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें मोजे खुद धोने पड़ते थे। लेखिका कह रही है कि जब हम छोटे थे तो अपने मोजे सॉक्स हैं वो खुद धोते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी, यानी सख्ताई से मनाही थी कि वो बच्चों को खुद ही धोने पड़ते थे, नौकर को धोने के लिए नहीं दिए जाते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह, इतवार कहते हैं संडे को, तो इतवार की सुबह इसी में लगाते, यानी अपने सॉक्स वगैरह धोना, जूते चमकाना, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते, यानी पहले अपने जुराब धोते और उसके बाद में जूतों को पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती, यानी जितना उनको रगड़ते उतने जूते ज़्यादा चमकते। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। लेखिका कह रही है कि मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कुछ शूज़ तो ऐसे होते हैं जिनकी पॉलिश की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कहना होगा कि पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह, यानी जो अपने अब पहनते हैं वो आरामदायक जूते होते हैं। और पहले जब ये पहनते थे, जब लेखिका छोटी थी, उस टाइम जो जूते आते थे वो थोड़े हार्ड जूते होते थे। उनको पहनते थे तब पैरों में छाले भी हो जाते थे। इसमें लेखिका बता भी रही है कि हमें जब नए जूते मिलते तो उनके साथ छालों का इलाज शुरू हो जाता, कि जब हम उनको पहले से पता होता कि जब हम इनको पहनेंगे तो हमारे पैर में छाले हो जाएंगे, तो उससे पहले ही उसका इलाज शुरू कर देते, यानी वहाँ वो कॉटन लगा देते। जब कभी लंबी सैर पर निकलते तो अपने पास रुई ज़रूर रखते थे, यानी लंबी दूरी के लिए जाना होता तो जूतों के साथ वो रुई रखते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, तो जैसे ही वो जूता लग जाता साथ में क्या लगा लेते वो, जहाँ जूता लगता। जूता लगने का मतलब ये हुआ कि जब वो थोड़ा टाइट होता था, हार्ड भी होता था, जो उसको पैर में पहनते थे तो पहनने से छाले बन जाते थे। आज के जैसे सॉफ्ट जूते नहीं आते थे, तो वहाँ छाला हो जाता था, तो वहाँ वो रुई लगा देते थे। हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। लेखिका कह रही है अब के टाइम में और पहले के टाइम में बहुत फ़र्क हो चुका है, अंतर आ चुका है। हम हर शनिचर को हमें ओलिव ऑयल यानी जैतून का तेल या कैस्टर ऑयल कहते हैं अरंडी के तेल को, पीना पड़ता था। लेखिका कह रही है कि हर शनिवार को हमें ओलिव ऑयल यानी जैतून का तेल या अरंडी का तेल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। तेल पीना तो वैसे ही मुश्किल काम है, यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी, यानी उसकी पहले से ही जैसे ही शनिवार होता तो लेखिका को लगता कि आज हमें तेल पीना है, तो उनको उसी की खुशबू आती थी। छोटे शीशे के गिलास में जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, यानी छोटा गिलास का निशान, उसमें निशान बना हुआ होता था कि इस निशान तक वो तेल डालकर पीना है। उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी, मितली यानी उल्टी होने लगती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, यानी वो कोई असर नहीं कर रही थी। बस वो पिताजी कहते थे तो उनको पीना पड़ता था, ये नहीं है कि वो पी लेते थे तो उनको कोई बीमार नहीं होता था, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। लेखिका कह रही है कि हमारे और तुम्हारे समय में काफ़ी दूरी हो चुकी है, दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थी, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। पहले शुरू में रेडियो और टेलीविज़न नहीं हुआ करते थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो चुकी है, यानी पहले जो कुल्फ़ी खाते थे आज उसका नाम आइसक्रीम हो गया है। कचौड़ी, समोसा, पैटीज में बदल गई हैं। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी जो आप ठंडा पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स, उनके नाम हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विमटो मिलती थी।
शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती है। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, यानी शिमला मॉल जहाँ सामान मिलता था वहाँ से वो ब्राउन ब्रेड लाने की ड्यूटी उनकी लगती थी, उनको ही लाना पड़ता था। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, कि एक छोटी सी चढ़ाई पर चढ़ना पड़ता और गिरजा मैदान तक पहुंच जाते थे। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर पहुंच जाते। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी, यानी इस पर तरह तरह की क्या मिलती थी, चॉकलेट है, मिठाई वगैरह। कन्फेक्शनरी काउंटर आया मतलब जहाँ पर ये छोटी मोटी चीज़ें मिलती हों, चॉकलेट है, मिठाई है, टॉफ़ियाँ वगैरह मिलती हों। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट थी, यानी 7 दिन में एक दिन हम चॉकलेट ख़रीद सकते थे। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था, यानी ये जल्दी से लेखिका खाती नहीं थी, उनको ले तो लेती थी फिर अपने पास रख लेती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, यानी ले तो लेती थी लेकिन उस समय मैं खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती, यानी जब वो घर पर आती अपने हाथ में उनको ले आती और उनको साइड बोर्ड पर रख देती। और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती, यानी जब खाना खा लेती फिर बिस्तर में सोने के लिए चली जाती, तब उसको मज़े लेकर धीरे धीरे खाती थी। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, ये फल का नाम है जो खट्टे मीठे थे। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, यानी उनका कलर है काफ़ल का, कुछ तो एकदम लाल थे और कुछ गुलाबी रंग के थे। रस भरी कसमल, ये खाने की चीज़ें थी, सोच कर ही मुँह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में, ये उनके टाइम में थी, लेखिका के टाइम में खाने की चीज़ें थी। चेस्टनट एक गजब की चीज़ थी, आग पर पहले उनको भूनते और फिर छिलके उतार कर खाते थे। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण भी उस टाइम काफ़ी प्रसिद्ध था। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है, यानी पुड़िया बनाने की आजकल भी आप छोटी मोटी जो सड़कों के किनारे लेकर बैठे रहते हैं, वो चने, भुने हुए चने, और उनको पुड़िया में डालते हैं, तो आज भी कुछ नज़र आ जाते हैं। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में, यानी इस पुड़िया को बनाने का भी एक विशेष तरीका होता था, वो अलग तरह से बनाई जाती थी। पुराने कागज़ से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है, यानी हाथ से उसको डिज़ाइनदार बनाते थे। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, यानी नीचे से कोनदार लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं, यानी नीचे से कोनदार होती थी, ऊपर से थोड़ी चौड़ी होती थी ताकि उसमें चने ढंग से डल जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चन्ना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, यानी उस टाइम क्या ये गाना भी काफ़ी जोर पर था कि चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम। उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था, यानी आजकल फिल्मों के गाने आते हैं वो आप लोग जानते हो, और उस टाइम ये गाना प्रसिद्ध था और हर बच्चे की ज़ुबान पर रहता था। वो चने भी खाते रहते थे और ये गाना भी गुनगुनाते रहते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते, यानी वो उनकी पसंद का होता था, कुछ कम मसाला डलवाते थे और कुछ ज़्यादा। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, यानी गिरजा मैदान में घूमते और धीरे धीरे चने खाते रहते। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खास लय रफ्तार थी, यानी जब गिरजा मैदान में वो घूमते तो एक कदम चलते और एक चना पापड़ी मुंह में डालते, यानी कदम चलना और मुंह में चना खाना एक साथ उनका चलता था, एक लय रफ्तार थी, उसके साथ साथ वो चलते थे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर, छुटपन में यानी बचपन में, हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। घोड़ों की सवारी की है,
शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता था, यानी शिमला में जो बच्चे रहते थे उनको घुड़सवारी का मौका मिल ही जाता था। तो आज हमने आधा लेसन अपना पढ़ लिया है, बाकी का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक बार आप भी इसको घर पर पढ़ लेना, अपनी बुक से पढ़ लेना। इसमें आप ज़रूरी नहीं कि आप वीडियो से ही पढ़ें, आप अपनी बुक में दिया हुआ है, बुक में इस लेसन को एक बार पढ़ लेना, ताकि अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे तब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।